शुरू करते हैं सर। नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ आज अवनीश पीएन शर्मा जी मौजूद हैं और बहुत ही दिलचस्प चर्चा करनी है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर इतने लंबे समय से सवाल जवाब हो रहे थे। आखिर वो इंद्रासन पर जाने चाहिए, इंद्र की तरह उनको स्नान लिखा हुआ है, ये सब चीजें उन्होंने बताई थी कि इंद्र का होना चाहिए और तमाम लोगों को बुला बुला के इंटरव्यू भी दे रहे थे। अब वो जो ये फंसे हैं, लेकिन उन्होंने कहा फंसाए गए हैं, रामभद्राचार्य के चेले ने उनको फंसा दिया, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसके बाद कोई योगी जी पे नजला उतारने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहां तक कि योगी जी के समर्थक भी इसी में लग गए कि साहब जो टकराता है वो नहीं होता। लेकिन इसका खेल क्या है ये समझते हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अविमुक्तेश्वरानंद का मसला क्या है, ये है क्या, क्या होगा इसमें? जी सर, आपको प्रणाम। धन्यवाद, आपने अवसर दिया और सभी दर्शकों को भी प्रणाम। सर, पहले जरा इसी चीज को क्लियर कर लेते हैं कि ये शिकायत कब की है और अविमुक्तेश्वरानंद का माघ मेले का ड्रामा कब का है। वो उनको इंद्रासन वाला जो उनका ड्रामा था, जिसमें उन्होंने वो कौन सा लोहे का मुजस्समा बना के, अजीब सा भद्दा मुजस्समा, और उस पर बैठ के वो सरकने की कोशिश कर रहे थे। सर, ये पाक्सो का केस एडीजे रेप कोर्ट में 28 जनवरी का है। शिकायतकर्ता ने 28 जनवरी को उस कोर्ट में ये पूरा आरोप, दोनों बच्चे, सीडी, ये सारी चीजें 28 जनवरी की हैं। जो लोग भी ये पाखंड कर रहे हैं, जो लोग भी ये कुतर्क कर रहे हैं, बेहुदगी कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है, तो जरा वो जवाब दें कि किसी भी ऐसे अथॉरिटी को ऐसी कोई सपना आ रहा था 28 जनवरी को? मैं एक बार मान लेता हूं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेट हो, क्या सपना आ रहा था कि ये बंदा माघ मेले में जाएगा और वहां पर ड्रामा करेगा, फिर योगी जी पर राजनीतिक हमले करेगा, तो लाओ इसको पॉक्सो में फंसा दो? ये बिल्कुल बेहुदा बातें हैं। और सर, मैं जनता से अपील करूंगा, दर्शकों से अपील करूंगा कि इस फैक्ट को रखें सामने और कहीं भी भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सर आता हूं सर मैं मूल बात पे। सर, हमारे सनातन की मतलब क्या करीबी है, क्या वो है कि आज खुद को फर्जी ढंग से ही, अवैध ढंग से ही शंकराचार्य कहने वाले एक भगवा वेशी का ये चरित्र। मैं अभी जरा एआई समिट में जो कुछ भी हुआ है, सर ये बताएं इंटरनेशनल मीडिया में क्या जाएगा? इंटरनेशनल मीडिया में कोई जानता है कांग्रेस को और भाजपा को कि वहां कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है? नहीं, ये तो यही जाएगा ना कि देखो देखो भारत में कितना बड़ा इवेंट चल रहा था तो वहां पर नंगेपन में उतर आए थे भारतीय। वो नहीं जानता कि वो एनएसयूआई के लोग हैं या क्या है, दुनिया नहीं जानेगी। ठीक यही यहां पर होगा सर। इंटरनेशनल मीडिया में क्या जाएगा? क्या ये जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने अभी मुक्तेश्वरानंद को फंसा दिया? नहीं, सनातन का एक शंकराचार्य, वहां पर यह भी नहीं लिखा जाएगा कि ये फ्रॉड शंकराचार्य है या विवादित शंकराचार्य या लिटिगेटेड शंकराचार्य। सनातन की आप सोचिए सर कितनी बड़ी दुर्दशा है ये। हम सनातनियों का क्या दोष है कि एक भगवा वेशधारी पर इस तरह के कुकर्म करने का आरोप निकल के सामने आ रहा है, और उसके बाद वो भगवा वेशी एक दूसरे भगवा वेशी रामभद्राचार्य जी को लपेट रहा है। योगी जी को तो पहले ही टारगेट करके बैठा हुआ है। योगी जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो उसी के साथ वो एक धर्माचार्य हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर। सर, ये साफ होता जा रहा है अविमुक्तेश्वरानंद को अपने आश्रम में किए गए इस पूरे कुकर्म के खुलने का पूरा पता चल चुका था। इन्हें पता था कि वो दोनों बच्चे अपने आरोप को लेके एक सही जगह जहां उन्हें न्याय मिल सकता और इस आदमी को इसके कुकर्म की सजा मिल सकती है, वहां पहुंच चुके हैं। और इसलिए इसने, जैसे होता है ना सर कि चोर पहले ही
एक दबाव बनाने का प्रयास करता है अभिमुक्तेश्वरानंद का, क्योंकि सबको, हम लोग सारे लोग चौंके थे सर कि माघ मेले का इतना अच्छा आयोजन, महाकुंभ के बाद इतना अच्छा आयोजन, और उस अच्छे आयोजन के बाद जो है अचानक माघ मेले में बिना किसी तुक के, बिना किसी वजह के, बिना किसी मौसम के इस तरह से ये गंदी बरसातें करना शुरू कर दिया इस आदमी ने। क्यों? आप इनकी पूरी जरा क्रोनोलॉजी पीछे से देखिए। ठीक है, स्वरूपानंद के कांग्रेसी प्लांटेड एक शंकराचार्य, सर हमारे शंकराचार्य या हमारे सनातन की क्या दुर्दशा की है कांग्रेस ने। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, फिर वहां यहीं वापस आ जाऊंगा। ये लोगों तक रखना और पहुंचना बड़ा जरूरी है सर। क्या मजाक किया हमारे साथ। दर्शक जरा मेरी बात के साथ थोड़ा जुड़िएगा और आगे आप गूगल करते जाइएगा, आपको पूरी टाइमलाइन, पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी, सनातन को किस तरीके से बर्बाद किया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ठीक उसी समय स्वरूपानंद को शंकराचार्य के तौर पर प्लांट किया हमारे सनातन में। ये वही समय था जब उनके बेटे राजीव गांधी, जो कि एक पायलट थे, उनकी पत्नी के रूप में एक महिला का आगमन हो चुका था इंदिरा के घर में। एक वेटिकन के रिप्रेजेंटेटिव का आगमन हो चुका था। उसके बाद जैसे ही श्रीमती गांधी ने राजीव गांधी को अपना पॉलिटिकल विरासत सौंपने के संकेत दिए, ये महिला एक्टिव हो गई। और वही दौर था जब कलकत्ता से मदर टेरेसा को निकाल के पूरे भारत में, दिल्ली में, पंच सितारा सोसाइटीज में और तरह तरह से एक पीआर बेस मार्केटिंग करने जाए। एक तरफ वेटिकन के एक आइकॉन को बढ़ाना, दूसरी तरफ सनातन में एक कांग्रेसी, प्योर कांग्रेसी, उसे शंकराचार्य बना के 4 से 6 मठ की स्थिति लाके प्लांट कर दिया गया, ताकि सनातन दिन प्रतिदिन नीचे होता जाए, स्तरीय हरकतें न करे और स्तरहीनता उसमें आती चली जाए। आप स्वरूपानंद को देख लीजिए, अपने अंतिम दिनों से कुछ पहले उन्होंने क्या कांड किया था। भाई, इस देश में अगर कांग्रेस की सत्ता जा रही है और किसी पत्रकार ने ये पूछ दिया माइक लगा के कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो हाथ उठ जाता है और थप्पड़ मार देते हैं। इसका क्या अर्थ है कि उन्हें कांग्रेस के अलावा और कोई सत्ता नहीं चाहिए थी। ये पॉलिटिकल प्लेसमेंट थी शंकराचार्य की। और हम बेचारे इतने मासूम कि हम आदि गुरु शंकराचार्य के 4 शंकराचार्य पीठों को क्षय होते देखते रहे, हम मुकदमा देखते रहे, हम एक दूसरे पर आरोप देखते रहे। हमारे एक शंकराचार्य को इसी कांग्रेस ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट नहीं करते थे। उनके पॉलिटिकल एजेंडे को उन्होंने बाय नहीं किया, करने से मना किया या बढ़ाते नहीं थे। तो किस बेइज्जती के साथ उन्हें दिवाली से एक दिन पहले ही उठाया गया था। उन्हें अपने जो कर्मकांड है वो तक नहीं पूरा करने दिया गया। और वहां के बाद आता है ये व्यक्ति अभिमुक्तेश्वरानंद, जो ठीक वो विरासत लेके आता है, कांग्रेसी डीएनए लेके आता है अपने गुरु शंकराचार्य से, जो स्वरूपानंद। और आप सोचें सर कि इस व्यक्ति की शुरुआत आप देखिए, बद्रिकाश्रम में आदमी जाता है, वहां किस तरह के अस्तरहीन विवाद आप देखिए, अस्तरहीनता किस तरीके से आदमी करता है। पहला विवाद क्या था इस आदमी का बद्रिकाश्रम में? हम फलाने गेट से ही एंट्री करेंगे। क्यों एंट्री करोगे भाई? क्यों एंट्री करोगे? और दूसरा सर, हमारे यहां तो सनातन में संतों की परंपरा है। संत कभी पिता के रूप में नजर आता है, कभी भाई के रूप में नजर आता है, कभी माता के रूप में नजर आता है, और कभी तो हमारा संत खिलखिला के बच्चों की तरह हंसता है। योगी आदित्यनाथ जी हाउस में खिलखिला के हंस पड़ते हैं। एक ममता वाली एक भाव रहता है संत के चेहरे पे। इस आदमी, दर्शकों जरा गौर कीजिएगा, यह आदमी हमेशा गुस्से में रहता है। अजीब तरह का क्रोध, अजीब तरह का विकृत इनका चेहरा होता है। ये अपने कुकर्मों को जानते थे और सर इन्हें यह पता था कि अब वो सरकारें हैं, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, जो इनके कुकर्मों पर पर्दा नहीं डालेंगी। और मैं साफ तौर पर कहता हूं कि ये किसी कोर्ट ने आदेश किया है ना। और दूसरा, ये नंगई जो इन्होंने माघ मेला में किया, इससे पहले का है, तो ये इनका प्रारब्ध है सर। और ये व्यक्ति
जितने भी तमाशा ये कर रहा था, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जानबूझ के ये जो टारगेट कर रहा था, ये सारा कुछ एक दबाव बनाने की कोशिश थी, जिसमें ये व्यक्ति असफल रहा और इसका प्रारब्ध इसे अब इनके असली ठिकाने पर लेके आया। लेकिन इस सब में सर, अगर सबसे बड़ा जो कालिख लगा है और जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ है, वो हम करोड़ों सनातनियों के साथ अन्याय हुआ है। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, अब वो पूरी हो ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन भगवा को इस तरह से बदनाम करने, संत परंपरा को इस तरीके से कालिख में मल के रख देने वाले व्यक्ति के खिलाफ अब हमारे संत समाज को खड़ा होना चाहिए और इस व्यक्ति के भगवा वस्त्र का प्रयोग करने पर प्रतिबंध, इसके शरीर से, इसके तन से भगवा वस्त्र खींच लेना चाहिए। रही बात कोर्ट की और तकनीकी कार्रवाइयों की, सीडी है, दोनों बच्चों के वीडियो रिकॉर्डेड बयान हैं, सब कुछ है, और जब कोर्ट संतुष्ट हुआ तब उसने झूसी पुलिस को ऑर्डर किया है कि एफआईआर करो। पॉक्सो का केस है, जेल तो ये जाएगा ही, लेकिन सर दुख इस बात का होता है कि सनातन का भगवा पहन के ये आदमी जेल जाएगा और पॉक्सो जैसे यौन शोषण के केस में व्यक्ति जेल जाएगा। ये एक बार फिर हमें लज्जित करने का प्रयास है और आप देखिएगा आगे आने वाले समय में आपको इंटरनेशनल मीडिया में इसकी भरपूर मार्केटिंग दिखी जाएगी, भरपूर मार्केटिंग इसकी की जाएगी। ये दिन भी अभी हमें देखना बाकी है सर। तो ये कहना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से एक पूरा वो तैयार किया जा रहा था, आपने देखा होगा एंटी ब्राह्मण और बटुकों का और तमाम चीजों का, तो ये एक डिजाइन किया गया था। कभी हम लोग कहते हैं कि ये सोरोस के मसले में जुड़ा हुआ है, फिर ये भी मानते हैं कि साहब ये खिलाफ जो है एक बाकायदा, चाहे वो अग्निहोत्री हो या तमाम लोग हों इस तरह के। फिर आपने देखा कि दोनों उप मुख्यमंत्री उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने तो सदन तक में कह दिया था कि भाई जो आदमी, चूंकि मुख्यमंत्री है, उन तक सूचना भी होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक प्लान था इसलिए फेल हुआ, या इसको अपने प्लान में उन्होंने ऐड कर लिया था, या ये प्लान में शामिल थे अभी मुक्तेश्वरानंद? सर ये प्लान का हिस्सा है, मैं बताता हूं कैसे। सर होता क्या है ना कि पुलिसिंग में आपने तो खैर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म खूब की है सर। पुलिस वाले क्या करते हैं ना, जब कोई ऐसा अपराधी होता है तो मुखबिर कौन होता है? अखबार। जो अपराधी होते हैं वही तो पुलिस के मुखबिर होते हैं, जो अपराधी बैकग्राउंड के होते हैं वही मुखबिर होते हैं। तो कैसे पुलिस के मुखबिर बनते हैं वो, या कैसे मुखबिर बना लेती है पुलिस? उनको कहती है ठीक है चल तेरा मामला मैं छोड़ दूंगा, तेरा इनकाउंटर नहीं होगा, अब तू बाकियों के हमें कांड दे दे। अभी मुक्तेश्वरानंद ये कुकर्म में आज नहीं तो कल फंसेंगे, कुकर्म करने वाले से बेहतर कोई नहीं जानता। अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये प्रयास किया कि ये सरकार तो हमें बचाएगी नहीं, योगी आदित्यनाथ से तो हमें कहीं कोई राहत की उम्मीद है नहीं, ना हमें केंद्र से कहीं कोई राहत की उम्मीद है। एक बार को कम से कम योगी आदित्यनाथ ऐसे व्यक्ति हैं कि ऐसे घृणित मामले में अगर मैं कहता हूं एक बार को कि केंद्र से अगर कोई आ भी जाता सिग्नल तो भी वो मानने वाले नहीं। ये बात अभी मुक्तेश्वरानंद को पता थी। अभी मुक्तेश्वरानंद ने फिर क्या विचार किया कि आओ अब ये राजनीतिक दबाव सामने विपक्ष की तरफ से, अखिलेश यादव इसके लिए खड़े हो जाएंगे, आप कांग्रेसी इकोसिस्टम, मधु किश्वर जैसे लोग, पूज्य शंकराचार्य लिख रही हैं, अचानक सनातनी भावनाएं जागृत हो गई हैं कांग्रेस इकोसिस्टम के। सर ये अपनी झोली लेके गया है व्यक्ति कि मैंने ये कुकर्म किए हैं, आज नहीं तो कल मैं इसमें फंसूंगा, इसलिए अब इसका माहौल हमारा इस्तेमाल कर लो, मैं इस्तेमाल को तैयार हूं, जो जो कहोगे वो करूंगा, कुंभ में तमाशा करने को कहोगे वो तमाशा करूंगा, राम मंदिर के ऊपर तमाशा करने को कहोगे मैं वो करूंगा, नरेंद्र मोदी पर तमाशा करने को कहोगे मैं वो करूंगा। 27 का चुनाव आ रहा है, 29 तो अभी बहुत दूर है, चलो योगी आदित्यनाथ पर मैं तमाशा करूंगा, हर तरह का काम मैं करूंगा, लेकिन मेरे पीछे खड़े रहना जब पॉक्सो का केस आएगा। और आप देखिए
कभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप टीवी बहसों में चले जाइए, हर एक कांग्रेसी प्रवक्ता, हर एक कांग्रेसी इकोसिस्टम, हर सपाई, हर सपा नेता, हर कांग्रेस नेता आपको पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आएगा। और यही बात फ्रॉड दोहरा रहा है कि साहब ये पॉलिटिकली इसको किया गया है, जबकि मैंने शुरुआत में बताया कि 28 जनवरी का मामला है, तब तक इसका पाखंड था ही नहीं। ये कहीं ट्रैप नहीं हुआ है, ये व्यक्ति, ये उस प्लान का हिस्सा है और ये अपने कांड को लेके गया कि मेरे साथ ऐसा होगा, उस समय आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, तो ये अपने प्लान में सफल है, मैं ये भी कह रहा हूं। इसलिए अब सनातनियों को ये समझने की आवश्यकता है, इस बात को महसूस करने की आवश्यकता है कि ये इस तरीके से प्लान कर रहा था, अंततः ये इसी के बचाव के लिए ये सारा कुछ अगर रच रहा था। और इसीलिए जो जो डिक्टेट किया गया इसे कांग्रेस इकोसिस्टम की तरफ से, सपाई इकोसिस्टम की तरफ से, वो ये काम करता जा रहा है, आगे भी ये व्यक्ति वही काम करता जाएगा। और सनातन पर एक और प्रहार रामभद्राचार्य जी के ऊपर, अभी ये और आगे बढ़ेगा, ये और संतों को भी लपेटेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मेरी अपेक्षा है संत समाज से कि ये बहुत बड़ा आक्रमण है एक बार फिर सनातन के ऊपर। एक बार छोड़ दीजिए 27 में किस विधानसभा चुनाव है, उसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ दीजिए साहब, 2014 से जनता वो काम कर रही है। लेकिन जितने भी संत समाज हैं, जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, उन्हें सामने आना चाहिए और सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करनी चाहिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद तुम भगवा धारण करने के पात्र नहीं हो, और इसे तनहा अकेला छोड़ देना चाहिए, कोर्ट को और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जी सर। कल बड़ा दिलचस्प हुआ कि अखिलेश यादव जो कांग्रेस की संजीवनी बने हुए हैं, मायावती जो अक्सर अपने फैसलों पर, और आप उनको बड़ा तारीफ भी करते हैं उनके फैसलों को लेकर, कल उन्होंने राहुल गांधी को ही झिड़का, मतलब जो उनकी टीम ने दंगापन किया, सब चीजें की। तो ये क्या यूपी में कोई बदलाव की वजह से या तात्कालिक है या क्या है कि वो भी थक गए राहुल गांधी की पॉलिसीज से कि भाई ये क्या करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? जनता के भय से सर, जनता के भय से। जो राहुल गांधी जिस जन जी को कहते थे कि उतर जाओ और बांग्लादेश करा दो, उतर जाओ और नेपाल करा दो, उसी जन जी ने एआई समिट में क्या किया सर, उछल के वो जो लात पड़ी है, 1 लात देश के नाम, उसने ये कराया है। मायावती यहां अलग है, मायावती के लिए मैं बिल्कुल, आपने जिक्र भी किया, मायावती का ये स्वाभाविक ट्वीट है, उनका स्वाभाविक स्टैंड है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 10-11 साल में, जब से 14 में केंद्र में सरकार बदली है, उत्तर प्रदेश में जब से 17 में सरकार बदली है, और मायावती की राजनीति नीचे नीचे गई है, वो विपक्ष में है। एकमात्र ऐसा विपक्ष का कैरेक्टर है जो राष्ट्रवादिता को जीता है, राष्ट्रवादी राजनीति करता है, वो है बहन मायावती। एक भी बयान कभी सेना के खिलाफ नहीं, कहीं सेना के ऑपरेशन पर नहीं, जब भी जरूरत पड़ी देश के साथ खड़ी रही। उसी के साथ साथ कोई सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाला, किसी सनातनी आइकॉन, किसी सनातनी हमारे देवी देवता, हमारे पुराणों, हमारे ग्रंथों के खिलाफ कभी कोई नेगेटिव बयान नहीं मायावती की तरफ से। तो मायावती का तो ये स्वभाव बिल्कुल स्वाभाविक था, उनको ये स्टैंड लेना ही था, ये सबको पता होना चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए, अखिलेश यादव वो जनता का भय, क्योंकि अब ये जानते हैं कि अगर एनएसयूआई के उन नंगों के पिछवाड़े की सेवा अगर इस देश के नागरिक करना शुरू कर दिए, तो चौक चौराहों पर रैलियों में इन नेताओं की सेवा होगी सर। मैं आपको बता रहा हूं, जनता अब इस मूड में है। अखिलेश यादव ने उसको पहचाना है कि अगर इस मामले में हम कांग्रेस के साथ खड़े दिखे तो हमारे अभी रैलियां शुरू कर चुके हैं, और जनता अब इस मूड पर आ गई है कि तुमको नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल विरोध करना है, तुम करो। तुम योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल विरोध करना है, करो। तुम भारत की साख पर बट्टा लगाओगे, तुम सनातन की साख पर बट्टा लगाओगे, तो वो अब नहीं चलेगा। इसलिए अखिलेश यादव का ये स्टैंड है, ये जनता का दबाव है कि इन्हें राहुल गांधी को झिड़कना पड़ा, राहुल गांधी से अलग होना पड़ा। मायावती का स्वाभाविक स्टैंड है। जी अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है कि ये
जिस तरह से वो कह रही है कांग्रेस की, साहब हमको तो बड़ा विरोध करना है, शांतिपूर्ण विरोध के लिए हम लोगों को है, हमारा राइट है, हम ये करेंगे। आपको लगता है राहुल गांधी की ये राजनीति उनको वोट दिला पाएगी? कुछ ऐसा है, क्या है? सर देखिए, आपको पुलिस वाले जैसे अपराध जब उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो मोडस ऑपरेंडी बहुत देखते हैं कि ये अपराध करने का तरीका किस गैंग का है, तब वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उस गैंग तक पहुंचते हैं, उन अपराधियों तक पहुंचते हैं। सर इस तरह का प्रदर्शन के नाम पर, लोकतांत्रिक प्रदर्शन के अधिकार के नाम पर कपड़े उतार देना, नंगे होके किसी एन इवेंट पे जाना और वहां पर खुले में शौच कर देना, ये खुले में शौच जैसी हरकत है और कांग्रेस की ये परंपरा रही है। आप याद कीजिए, ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में आए, उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली दंगे हमारे सामने हैं। जब जब ऐसा इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, कोई G20 के समय आप देखिए कांग्रेस का क्या व्यवहार रहा है। और तो और छोड़िए सर, हमारे राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 15 अगस्त में कब नहीं वितंडा फैलाया है। दरअसल ये भारत को बदनाम करने की कीमत पर, क्योंकि इन्हें अब लगता है कि भारत भले बदनाम हो जाए, और भारत जब बदनाम होगा तो हम ये कहेंगे नरेंद्र मोदी की वजह से भारत बदनाम हो रहा है। तो इसलिए, और ये वामपंथी तरीका है, ये मोडस ऑपरेंडी लेफ्टिस्टों का है। कभी आजादी के नाम पर सार्वजनिक पप्पियां लेना, ये क्या है सर? कपड़े फाड़ना, ये सब वामपंथी तरीका है, जो राहुल गांधी के काकस में बैठा हुआ जो वामपंथी एक पूरी टीम है वो ये करा रही है। और राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राहुल गांधी को केवल भारत की साख पर बट्टा लगाना है। अभी वो वोट की चिंता ही नहीं कर रहे, वो केवल भारत की छवि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक तो उनकी कामना है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई न कोई हिंसा, कोई न कोई बवाल, कोई न कोई अराजकता ये फैली रहे, और इस जरिए वो हर ऐसा मौका तलाशते हैं और तलाश रहे हैं कि जिसके जरिए इंटरनेशनली बदनाम किया जा सके। आप मणिपुर का देखिए सर, मणिपुर में एक मुख्यमंत्री को ड्रॉप कर दिया गया था, राहुल गांधी निराश हो गए थे, उनका इकोसिस्टम निराश हो गया था, शांत बैठ गया था, काम रोक दिया था। जैसे ही वहां पर एक मैतेई समुदाय, एक बोडो और एक कुकी, एक नागा और एक कुकी, इनके कॉम्बिनेशन की एक सरकार आई, आगजनी शुरू है सर। मणिपुर में फिर एक्टिवेट हो गई, कर लिया एक्टिवेट इन्होंने अपने आप को। तो सर अगर एक पूरा इकोसिस्टम जिसके साथ राष्ट्रीय नेटवर्क तो है ही है, मंशा भी है, उसी के साथ साथ इंटरनेशनल फंडिंग से लेके बाकी सारी सहायता है, तो इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सबके बीच में जो सकारात्मक है, सकारात्मक बात यह है, वो जो लात पड़ी है सर, वो जो लात पड़ी है, वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे, एक भी पुलिस वाले ने कोई डंडा नहीं हाँका। और अगर आप वो दर्शक सारे वीडियोस याद करें तो सबसे पहले कारपोरेट एग्जीक्यूटिव टाइप का व्यक्ति, वो भी जेनजी, वो पहले शुरुआत करता है, उसके बाद एक कुर्ता और सनातनी वेशभूषा में व्यक्ति, और उसके बाद वो नवयुवक। ये तीनों कॉम्बिनेशन ये बताता है। मुझे किसी ने बताया कि वो जो वर्दी जो पहना हुआ है लड़का जिसने लात मारी है, वो कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह टाइप की वर्दी है। तो यानी जैन जी और नौजवानों का वो तीनों तबका, जो एग्जीक्यूटिव क्लास में है, जो सनातनी वेशभूषाधारी है, लेकिन एआई जैसे मॉडर्न टेक्निक के इतने बड़े आयोजन में भी पार्टिसिपेट करता है, और एक सिक्योरिटी गार्ड। ये जो बदलाव है, ये बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है। और यही वजह है कि मैं बार बार, कई बार मैंने दोहराया है, राहुल गांधी कहते थे जैन जी उतर जाओ, तो जैन जी उतरा, धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में उतर गया, 1 लाख लोगों को पीछे लेके, नौजवानों को। अरुणाचल में आप सब देख ही रहे हैं, अरुणाचल इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर रहा है, वो खोज रहा है, वो डेटा तैयार कर रहा है कि प्रतिदिन 2000 रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ घुसते हैं, और एक एक को वो पहचान रहा है, प्रशासन की नजर में ला रहा है और कार्रवाई सुनिश्चित करा रहा है। सर ये जो एआई समिट में हुआ है, अब राहुल गांधी सहित तमाम ऐसे भारतद्रोही राजनीतिक लोगों को
जेनजी किस तरीके से नेपाल में इसने खदेड़ा है, अब इन लोगों को ये याद करना चाहिए। शुरू में नेपाल में भी ये बड़ा खुश हुए कि देखो सत्ता वालों को खोज भगाया जा रहा है, लेकिन जब इन्हें ये पता चला, जैसे ही दोपहर 12 बजे के आसपास ये बात आई, यहाँ पूरा इकोसिस्टम सब पिछवाड़े गुलाल पोत के नाच रहा था, आहा आहा, ऐसे ही मोदी कितने घृणात्मक वित्त मंत्री जी तक के लिए क्या क्या आया। लेकिन जैसे ही इन्हें ये पता चला कि अरे भैया वहां तो विपक्ष वालों को भी इक्वली इसी तरह तड़ियाया जा रहा है, सारा इनका खुशी और इनकी होली बंद हो गई थी। तो जेनजी जिस तरीके से ये उतरा है एआई समिट में, इन्हें चेत जाना चाहिए, साहब आपको चुनाव प्रचार करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो हमारा जेनजी कल पिछवाड़े लात मार के उसने दिखा दिया कि पिछवाड़ा तोड़ो यात्रा इस देश में यहां का जेनजी अब क्यों, क्योंकि नाक से ऊपर चला जा चुका है पानी। सर अरे तुम्हें लड़ना है नरेंद्र मोदी से, यार लड़ो ना, हरा दो उन्हें चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं। भारत को हराने चले हो, भारत को हराओगे तुम। इस देश का जेनजी अब इस पर तैयार हो गया है, उसने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है एआई समिट से। और यही वजह है कि अखिलेश यादव सिट्टी पुट्टी गुम है इस वजह से, क्योंकि मालूम है उन्हें कि हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरना है चुनाव प्रचार के लिए। झुंड के झुंड निकलेंगे और इन्हें दौड़ाएंगे। सर ये संकेत इन्हें डिकोड कर लेना चाहिए और लाइन पर आ जाना चाहिए। बाकी ठीक है यार, तुम 27 में योगी को हराओ, लगा लो पूरी ताकत, 29 आएगा मोदी को हराने में ताकत लगा दो, जाओ ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन भारत से नहीं लड़ो, ये संकेत तो मिल गया है सर। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि अंतरात्मा जग गई है अखिलेश यादव की, ऐसा नहीं है कि वो भारत के लिए बड़ा चिंतित है कि नहीं। अरे मैंने बाबुल सुप्रियो का भी ट्वीट दिया, हा, उनको भी पता है कि जेनजी बंगाल में भी रहता है, ऐसा नहीं है। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा सर राहुल गांधी को कि आपने बहुत अच्छा जेनजी का आह्वान किया। राहुल जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नहीं दूंगा, शुक्रिया ही दूंगा उन्हें कि आपने जेनजी का आह्वान किया और जेनजी सारी झिझक त्याग के और अपने लात को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके सड़कों पर उतर चुका है। आज आयोजन में उतरा है, कल सड़कों पर उतरेगा, परसों आपके गिरेबान के सामने होगा। जी आखिरी सवाल ये है कि आपने चूंकि बंगाल पे ही खत्म किया, तो हम बंगाल के नोट पे ही खत्म करते हैं। बंगाल में क्या है, आपको क्या लग रहा है? अभी एसआईआर में हो गया, अब चूंकि 45 लाख लोगों के नाम बचे हुए हैं जिन पर अब हाईकोर्ट ने छुट्टी भी कैंसिल कर दी, सब चीजें कैंसिल कर दी, अब वही शुरू हो गया। 480 कंपनियां पहुंच रही हैं। बड़ा अद्भुत सा चुनाव होने जा रहा है 2011 के स्टाइल में। आपको क्या लगता है कि क्या रहा? ममता बनर्जी ने एसआईआर पे कुछ हासिल किया? सर हासिल किया ना, जुडिशियल ऑफिसर्स हासिल किए। कल मैंने कहीं बातचीत में कहा और हमारी टीम ने थंबनेल भी बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 356 लगने की सबको अपेक्षा थी ना सर। मैंने व्यंग में कहा कि 356 नहीं 1356 लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति का आदेश किया है, मैं इसे इस तरह से समझता हूं कि उस आदेश में क्या है, डीएम और एसपी भी जुडिशियल जो ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करेगा बंगाल में एसआईआर के मसले पे। 95% जो काम हो चुका है उसको पब्लिश कर देना है। बाकी साफ तौर पर कहा है कि अगर ममता बनर्जी सरकार ने इसमें अब कुछ और खुरापात की तो इसके गंभीर परिणाम क्या है? गंभीर परिणाम यह है कि उस आदेश को अगर ठीक से डिकोड किया जाए तो साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन से एक काफी हद तक पावर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिया है। एसआईआर कराने के लिए जो काम इलेक्शन कमीशन का था उसने ये स्वीकारा, उस आदेश में लिखा है कि राज्य सरकार पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रही है, अवरोध पैदा कर रही है। तो ये जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट करने का, उसने सीधे सीधे अपने हाथ में ले लिया है सारा कुछ। और गंभीर परिणाम, अगर ममता बनर्जी जो कि अब आखिरी अस्त्र उनके पास बचा हुआ है, वो चारों तरफ से कॉर्नर्ड हो चुकी हैं, एक अस्त्र बचा हुआ है जिसकी वो धनी है और जिसके वो बार बार तेवर दिखा भी रही हैं, सड़कों पर बवाल कराने का, सड़कों पर दंगे कराने का। तो उस केस में इसे महसूस करते हुए उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर लिखा है कि गंभीर परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। क्या हो सकते हैं वो परिणाम?
वो परिणाम ये हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह दे इलेक्शन कमीशन को कि नहीं, बंगाल में अभी चुनाव नहीं हो सकते। अगर बंगाल में अभी चुनाव नहीं हो सकते तो विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। विधानसभा का कार्यकाल जैसे ही समाप्त होगा, बंगाल में राष्ट्रपति शासन अपने आप लगेगा। तो एक तो ये स्थिति। दूसरी स्थिति क्या? दूसरी स्थिति यह है कि जुडिशियल ऑफिसर्स के नियुक्ति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने वहां ये भी कहा है कि आप जो है वो डिविजनल मजिस्ट्रेट लगाइए। और लगाइए क्या मतलब? किसी को ऑर्डर थोड़ी, उसने खुद अपने लिए ऑर्डर किया है ना कि उन्हें ही लगाना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर उसने अपनी कोर्टों के लिए ये ऑर्डर पास किया है कि इनके वहां लगाए जाने से जो काम प्रभावित होगा तो वो मुकदमे आप हमारी कोर्ट ने दूसरी कोर्टों को ट्रांसफर करें। प्लस उन्होंने कहा जो अच्छी इमेज ऑर्डर किया कि जो अच्छी इमेज के रिटायर्ड डिविजनल और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए ताकि ये काम समय से पूरा कराया जा सके। तो ये पूरी प्रक्रिया अब सुप्रीम कोर्ट ले चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जाके ये जो मर्सी पिटीशन टाइप के 2 ड्रामा करने का प्रयास किया था, वहां से भी असफल हैं। जिस तरीके से सरकार की तैयारी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की सड़कों पर उतर के दंगा फैलाना, डर कायम करना, इस पर, और ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे पर हारती रही हैं, एक सेक्शन जो वाकई ये डर कायम कर लेती थी वो निर्भीक हुआ है, उसके अंदर निर्भीकता ही है। लेकिन फिर भी बंगाल के हर सड़कों पर सर वो सुप्रीम कोर्ट वाली जो नौटंकी की ये पोस्टर किए हुए हैं, ये अभी भी दिखाना चाहती हैं कि मैं अपने अवैध लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में लड़के आई हूं। लेकिन अंततः होगा क्या? अंततः इन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रियायत नहीं मिली। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं सम्मान और धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि उसने काफी हद तक, अगर ये चुनाव होने देती हैं, कोई बदमाशी सड़क पर नहीं करने देती हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का काफी हद तक माहौल बना है। अब आगे इसको और कैसे विस्तार देना है, ये निश्चित तौर पर केंद्रीय एजेंसियों का काम है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका काम है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने वो शानदार काम किया है और ममता बनर्जी अब कॉर्नर है। बाकी ममता बनर्जी का गेम भी अभी आएगा, ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी वो नहीं मान रही है। क्योंकि एक चीज है, ममता ये जान रही है कि अगर ये चुनाव में हारी तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म। किसी नेता के लिए एक चुनाव हार जाना कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं। उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं, वहां से वो अपनी राजनीतिक समाप्ति मान रही हैं, और ये है भी। तो इसलिए ममता बनर्जी अभी एक बार कोशिश कर सकती है। वो कोशिश कैसी होगी ये देखने वाली है। लेकिन सड़कों पर अराजकता फैलाना वाला जो उनका गेम है, या इस तरह का कोई कांड अगर वो सोच रही हैं, तो एक तो अब इनके पास नंबर्स नहीं है, सड़कों पर कूदने वाले हैं तो उनका अवकातीकरण हो गया है। तीसरा, प्रति सीट 19,000 ऑन एवरेज नाम कटे हैं सर, और अगर आप 20 से 25,000 के मार्जिन से जीतने वाली सीटें देखिए तो वो 125 के आसपास ठहरती हैं। ममता बनर्जी जान गई हैं कि गेम कहां हुआ है, और गेम सच्चा हुआ है। जी धन्यवाद अवनीश जी, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सहयोग भी दे सकते हैं आप ऊपर QR कोड देखकर, या नीचे पेपाल पर भी जो बाहर लोग हैं। और हमारे साथ अवनीश जी हैं, उनका आप देखते ही हैं चैनल, जो नहीं देख रहे हैं वो सीधे पहुंचकर देखें, और एकदम बिल्कुल राष्ट्रवादी प्रखर सोच के साथ वहां से खबरों का एक नया तेवर लेकर देखें। तो आज का इतना ही। आप जुड़े, अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ। नमस्ते सर, प्रणाम।